हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, ऑल गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी? अच्छी ही चलनी चाहिए। अभी हम पुष्पी पौधों की आकार की लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लगभग प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी के बारे में पढ़ लिया। आज एक नई चीज पढ़नी है हमें, आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा। वो है पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेसन में हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर। तो किसी भी जो पूरे संसार में जितने भी पौधे हैं उनमें उनके फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, फ्लावर की बनावट कैसी है, उसको व्यक्त करने के लिए जो हमने इतना सारा बड़ा सा हमने वर्णन पढ़ा कि उसके पेटल्स कैसे हैं, उसके सेपल्स कैसे हैं, उसका पुमांग, जायंग, एंडोशियम, गाइनोशियम कैसा है, जुड़े हुए हैं, अलग है, एक कोष्ठी द्विकोष्ठी। चूंकि जैव विविधता है और पूरे संसार में बहुत प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। सब फ्लावर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में पेटल्स ऐसे हैं, किसी में सेपल्स ऐसे हैं, किसी में एंड्रोशियम ऐसा है, गाइनोशियम। यदि एंड्रोशियम ही ले लें हम केवल, तो उसमें भी काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो यदि हमें कहा जाए किसी पुष्प का वर्णन करना है तो हम लाइन में यदि लिखेंगे तो वो 8-10 लाइनें, 15 लाइनें कंप्लीट होंगी। यदि हमको पुष्प का वर्णन शॉर्ट में पढ़ना है तो जैसे केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में किसी चीज को उसके संकेत से व्यक्त किया जाता है, उसी तरह पुष्प को भी कुछ संकेतों से व्यक्त किया जाता है। और संकेतों द्वारा जब पुष्प को व्यक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है पुष्प सूत्र। जैसे केमिस्ट्री में आपको सोडियम लिखना है तो आप केवल Na लिख देंगे। यदि आपको क्लोराइड लिखना है, क्लोरीन लिखना है तो Cl लिख देंगे। लेकिन यदि सोडियम क्लोराइड लिखना है तो NaCl लिखेंगे। उसी तरह पुष्प के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग संकेत हैं और उन संकेतों को मिलाकर यदि पुष्प का वर्णन किया जाए तो उसे कहते हैं पुष्प सूत्र। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पुष्प सूत्र है उसके लिए संकेत कौन कौन से हैं। यदि हम पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, पुष्प को अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन से नहीं है, तो किस तरह से उसका वर्णन संकेतों द्वारा करना है अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो अपन देखते हैं पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी पुष्प को देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें सहपत्र है या नहीं। सहपत्र को ब्रैक्ट कहा जाता है और इस कारण यदि सहपत्र है तो उसे दर्शाया जाता है Br। Br का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। यदि सहपत्र है तो लिखा जाएगा ब्रैक्टिएट और यदि नहीं है तो लिखा जाएगा EBR। इसका मतलब होगा सहपत्रहीन। इसका मतलब होगा सहपत्रहीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे Na लिखा है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम। Na नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सोडियम। तो यहाँ जैसे Br लिखा है तो हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट, सहपत्री। EBR लिखा है तो हम इसे बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट यानी सहपत्रहीन। ठीक है, आप उसी तरह आगे चलते हैं। पर दूसरा जो बिंदु होता है पुष्प का अध्ययन करने का वो होता है उसकी समिति। समिति दो प्रकार की होती है, त्रिज्या समेत और व्यास समेत। तो उसके लिए क्या साइन होता है? यदि हमको त्रिज्या समेत लिखना है तो उसके लिए ये संकेत है और ये ऐसा लिखा हुआ है मतलब व्यास समेत। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या समेत। और ये क्या है? व्यास समेत। ठीक है, इसी तरह ये Br यहीं पर लिख देती हूँ। Br मतलब सहपत्री और EBR मतलब सहपत्रहीन। ये नहीं लगाती, नहीं तो आप समझेंगे ये लगाना जरूरी है। इसका Br का मीनिंग सहपत्री, EBR का मतलब सहपत्रहीन, इस चिन्ह का मतलब त्रिज्या समेत, इस चिन्ह का मतलब व्यास समेत। ठीक है, इसके बाद में है लिंग।
तो लिंग में दो हो सकते हैं, या तो नर हो सकता है, या तो मादा हो सकता है, या तो द्विलिंगी। तो यदि नर है तो ये चिन्ह लगेगा, ये बताता है कि पुष्प नर है ओनली, उसमें केवल पुमंग है। ये चिन्ह बताता है कि केवल मादा है। और यदि ये चिन्ह लगा हुआ है तो ये कहलाता है कि पुष्प जो है वो द्विलिंगी। हम समझ जाएंगे पुष्प कैसा है, द्विलिंगी। ठीक, अब उसके बाद में है अगला पॉइंट है पुष्प के अध्ययन करने का, बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। तो बाह्य दल पुंज का अध्ययन किस उस पर किया जाता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज जो होते हैं, बाह्य दल पुंज को दर्शाया जाता है के से। किससे दर्शाया जाता है, के से। अब देखिए, पहली बात तो बाह्य दल देखना पड़ेगा जुड़े हैं या अलग अलग है। यदि जुड़े हैं तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, और यदि वो जुड़े हुए नहीं है तो अलग से ऐसे ही सिंपली लिख दिया जाएगा। अच्छा, अब जुड़े हैं मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे, युक्त बाह्य दली। यदि अलग अलग है तो इस तरह से लिख के यहाँ संख्या लिखा जाएगा, और उसमें लिखेंगे पृथक बाह्य दली। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हो ही ना तो फिर 0 लिख दिया जाएगा। अब ये युक्त मतलब जुड़े हुए, जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के बाद भी संख्या गिनी आपने, मान लीजिए वो 6 है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 6, या मान लीजिए वो 5 है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 है जुड़े हुए हैं, और 5 है लेकिन अलग अलग है तो आप कैसा लिखेंगे, इस तरह से। बाह्य दल 5 है किंतु अलग अलग है तो ऐसा लिखेंगे, यदि जुड़े हुए हैं तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अच्छा, इसके बाद में यदि वो 2 चक्रों में है, यदि वो 2 चक्रों में है तो आप कैसा लिखेंगे। 2 चक्रों में मान लीजिए 10 है और 2 चक्र में है तो आप क्या लिखेंगे, के 5 + 5। ठीक, इसी तरह दलपुंज, अगला पॉइंट जो पुष्प के अध्ययन करने का होता है वो है दलपुंज। तो दलपुंज को करोला बोलते हैं और इसको सी से दर्शाया जाता है। इसमें भी सेम थिंग, यदि दल जुड़े हुए हैं, दल मीन्स पेटल, कलर्ड या जो व्हाइट भाग होता है, यदि वो जुड़े हुए हैं तो उनकी संख्या को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मान लीजिए उनकी संख्या 4 है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे युक्त दली। क्या पढ़ेंगे, युक्त दली। और यदि वो अलग अलग है और संख्या 4 है तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको बोला जाएगा पृथक दली। ठीक है, और संख्या मान लो 8 है और 2 चक्र में है, या 12 है 2 चक्र में है, तो हर चक्र की संख्या, एक चक्र में 6 है और दूसरे चक्र में 4 है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में अब किसी किसी पुष्प में क्या होता है, बाह्य दल और दल अलग अलग नहीं होते, वो एक जैसे होते हैं। बाह्य दल ग्रीन है तो दल भी ग्रीन है, यदि दल जो है वो येलो कलर का है तो बाह्य दल भी येलो कलर का, दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये बाह्य दल है और ये दल है। ठीक है, तो ऐसे वाले पुष्पों में जो पंखुड़ियां होती है उन्हें कहा जाता है परिदल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरियन, इसीलिए इसको दर्शाते हैं पी से। अब इसमें भी सेम चीज आ जाती है, यदि वो जुड़े हुए हैं और संख्या में 6 है तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, युक्त परिदली। यदि वो अलग अलग है, संख्या में 6 है तो उन्हें कहा जाएगा पृथक परिदली। 2 घेरे में है, संख्या 12 है मान लीजिए, तो कहा जाएगा P6 + 6, 2 घेरे में। ठीक है, इस तरह से इनका वर्णन किया जाता है। इसके बाद में आगे आता है पुमंग। अब पुमंग में भी अलग अलग कंडीशंस होती है। पुमंग जो है, पुमंग को क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम, इसीलिए इसे दर्शाया जाता है
ए से, कैपिटल ए से। अब इसमें भी क्या है, यदि ए है और पुष्प जो है वो मादा पुष्प है तो एंड्रोशियम उसमें अनुपस्थित होंगे, तब यहाँ पर लिखा जाएगा A0। यहाँ इसको हम पढ़ेंगे क्या, पुमंग अनुपस्थित, पुमंग अनुपस्थित। फिर यदि एंड्रोशियम संख्या में 6 है या 5 है, मान लीजिए, सॉरी अपन अभी इंफिनिटी पे जाते हैं। यदि पुमंग की संख्या असंख्य हो, जैसे कि गुलाब में यदि असंख्य है तो उसे लिखा जाएगा इंफिनिटी, और लिखा जाएगा असंख्य पुमंग। पुमंग कैसे है, अपन क्या पढ़ेंगे इसको, असंख्य पुमंग, जिनको गिना नहीं जा सकता। इसके बाद में अब यदि पुमंग पूरे जुड़े हुए हैं और संख्या में 8 है तो इन्हें लिखा जाएगा ऐसा। इसे क्या बोलेंगे, यदि पूरे पुमंग जुड़े हुए हैं तो उस समय इनको कहा जाएगा संयुक्त पुंकेसर। इनका वर्णन थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत वेराइटीज होती है इसमें, ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। यदि पुमंग 8 है लेकिन अलग अलग है तो इसे कहा जाएगा पृथक पुंकेसर, इसे कहा जाएगा पृथक पुंकेसर। ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि एंड्रोशियम संख्या में 10 है, मान लो 10 में से 9 एक साथ जुड़े हैं, एक अलग है, या कभी कभी होगा कि संख्या मान लो 6 है तो 3 अलग घेरे में है, 3 अलग घेरे में है, तो हर घेरे में जितने जितने हैं उतना वैसा ही लिखा जाएगा। यदि वो 3 के घेरे में है तो लिखा जाएगा 3+3। यदि वो 9 और 9 जुड़े हुए हैं और एक अलग है, जैसा कि मटर में पाया जाता है, तो लिखा जाएगा 9 जुड़े हुए और +1। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे कि एंड्रोशियम जो है उनकी संख्या तो 10 है लेकिन 9 जुड़े हैं और एक अलग है। ठीक है। इसके बाद में यदि कभी कभी क्या होगा कि जो एंड्रोशियम है ये दल से जुड़ा होगा, तो इस समय इनकी संख्या यहाँ लिखेंगे हम और लिखा जाएगा दल लग्न पुंकेसर। क्या लिखा जाएगा, दल लग्न पुंकेसर। ठीक है। फिर कभी कभी ये परिदल से जुड़े होंगे, तो यदि परिदल से जुड़े हैं तो उस समय कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा परिदल लग्न पुंकेसर, परिदल लग्न पुंकेसर। कभी कभी ये जायांग से जुड़े होंगे तो उस समय ऊपर इस तरह का साइन होगा और कहा जाएगा जायांगी पुंजायांगी पुंकेसर। पुंजायांगी पुंकेसर। ठीक है। तो इस तरह से ये पुमंग में यदि ऐसा लिखा है मतलब पुमंग अनुपस्थित, इस तरह से लिखा है मतलब असंख्य पुमंग। यदि जितनी भी संख्या है और जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में उसे लिख दिया जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा संयुक्त पुंकेसर। यदि अलग अलग है तो पढ़ा जाएगा पृथक पुंकेसर। यदि वो 2 घेरों में है तो 2 घेरों में प्रत्येक की संख्या एक में जुड़े एक में अलग, तो इस तरह से लिखा जाएगा। यदि वो दल से जुड़े हुए हैं तो इस तरह लिखा जाएगा, 2 ऊपर एक इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा दल लग्न पुंकेसर। यदि वो परिदल से जुड़े हुए हैं तो लिखा जाएगा इस तरह से P और A लिखकर ऊपर डैश बना दिया जाएगा, इसे कहा जाएगा परिदल लग्न पुंकेसर। यदि पुंकेसर अंडाशय से जुड़े हुए हैं तो कहा जाएगा दल लग्न पुंबंगी पुंजायांगी पुंकेसर, और इस तरह से चिन्ह बनाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं इसको मिटा के और दूसरा आपको आगे का समझाती हूँ। ठीक है। इसी तरह जायांग में यदि अपन जाते हैं तो जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम।
तो गाइनेशियम को डिनोट करते हैं जी से। अब यदि जी 0 लिखा है मतलब जायांग अनुपस्थित, यानी जो पुष्प है वो नर पुष्प होगा या नपुंसक होगा। फिर यदि लिखा हुआ है G2, इसका मतलब जायांग द्विअंडपी है और युक्तांडप नहीं है, पृथकांडप है। ये पृथकांडपी द्विअंडपी, दो भाग है और दोनों कैसे हैं, अलग अलग। किंतु यदि लिखा है जी और 2 के 2 भाग लिखे हैं और उसके दोनों तरफ ब्रैकेट है, तो उस अवस्था में क्या बोलेंगे, दो संयुक्त अंडक। क्या बोलेंगे, दो संयुक्त अंडक। अब यदि जी इस तरह से, ये तो हो गया संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या ऐसी है, जितने होंगे 5 होंगे मान लो, तो यहाँ पर 5 लिखा होगा। 5 अलग अलग होंगे तो कैसे लिखा होगा, यहाँ पर इस तरह से 5 लिखा। 4 है तो 4 जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट के अंदर 4 अलग अलग है, तो इस तरह से। यदि एक अंडपी है तो यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1। यदि 2 की जगह 1 लिखा हुआ है मतलब वो एक अंडपी है। अब गाइनोशियम, ये उसमें भी और कंडीशन होती है, अधोवर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती है या अर्धोवर्ती है, तो उसको कैसे लिखा जाता है। यदि गाइनोशियम इस तरह से लिखा हुआ है और उसमें नीचे लाइन खींची है, यदि नीचे लाइन खींची हुई है मतलब ये ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। कैसा अंडाशय है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। और यदि जी लिखा है, जितने भी इसमें अंडक है वो सब डिनोट होंगे, और यदि ऊपर लिखा, ऊपर लाइन खींची हुई है तो इसे हम बोलेंगे कौन सा अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय। अब एक और कंडीशन होती है अर्धवर्ती। तो यदि जी ऐसे लिखा है और यहाँ पर ये 3 अंडपी है, त्रिअंडपी है, और 3 के ऊपर लाइन खींची है, जी के ऊपर नहीं, तब इसे कहा जाता है अर्ध अधोवर्ती। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन संख्या के ऊपर लाइन खींची है तो इसे कहा जाता है अर्ध ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय की तरफ की ये पूरी चीजें हुई गाइनोशियम की। यदि अनुपस्थित है तो जी के पास में 0 लिखा होगा। यदि पृथकांडपी है और 2 भाग है, उसमें 2 अंडपी है तो जी 2 लिखा जाएगा। यदि ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है मतलब युक्तांडपी द्विअंडक है। और यदि गाइनोशियम के नीचे में यहाँ पर लाइन खींची है मतलब कौन सा अंडाशय है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। यदि गाइनोशियम के ऊपर लाइन खींची है मतलब अधोवर्ती अंडाशय। गाइनोशियम के जितने अंडक है उसके ऊपर लाइन खींची है मतलब अर्ध ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। तो इस तरह इनमें से ये जो जितने भी चिन्ह दिए हुए हैं, जितने भी संकेत दिए हुए हैं, इनके द्वारा पुष्प सूत्र बनाया जा सकता है। ठीक है, यदि ब्रैकेट है तो BR लिखा जाएगा, नहीं है तो EBR लिखा जाएगा। यदि वो त्रिज्या सममित पुष्प है तो इस तरह का चिन्ह होगा, तो हम जब समझ जाएंगे क्या लिखा है, त्रिज्या सममित। इस तरह का चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे व्यास सममित। यदि पुष्प नर है तो इस तरह का चिन्ह होगा, पुष्प मादा है इस तरह का चिन्ह होगा, पुष्प द्विलिंगी है तो इस तरह का चिन्ह होगा। यदि उसमें जो बाह्य दल पुंज है उनकी संख्या 5 है और जुड़े हुए हैं तो इस तरह का हमें लिखना पड़ेगा। यदि पुष्प उसमें बाह्य दल की संख्या 5 है किंतु अलग अलग है तो इस तरह से लिखना होगा। और यदि 2 घेरे में है तो जितनी संख्या में इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह दलपुंज, पेटल्स, करोला, उसको C से डिनोट करा जाता है। यदि उनकी संख्या 4 है और जुड़े हुए हैं तो इस तरह ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
यदि वो अलग अलग है और संख्या में 4 है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, यदि संख्या में 5 है, 6 है, 7 है तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, जैसे गुलाब में यदि उनकी संख्या 2 चक्र में है तो दोनों चक्र में जितनी जितनी संख्या है उनको प्लस करके लिखना पड़ेगा, 3 चक्र में है तो 3 बार प्लस करके लिखना पड़ेगा। जैसे मटर में उसमें लिखा रहता है 2 + 2 + 1, 3 उसमें चक्र में होते हैं। आप परिदल पुंज, किन्हीं किन्हीं पुष्पों में क्या होता है, बाह्यदल पुंज और दलपुंज अलग अलग नहीं होते, परिदल होते हैं। तो उस अवस्था में जैसे इनको गिना जाता है उसी तरह केवल सी या के की जगह क्या लिखा जाएगा, पी। उनकी संख्या वो जुड़े हैं, अलग है उस आधार पर। और पुमंग में ये अनुपस्थित है पुमंग, तो क्या लिखा जाएगा, पुमंग को एंड्रोशियम कहा जाता है, ए से डिनोट करते हैं तो 0 लिखा जाएगा। यदि उनकी संख्या बहुत अधिक है, नहीं गिनी जा सकती, तो एंड्रोशियम को अनंत, असंख्य लिखा जाएगा। फिर यदि एंड्रोशियम की संख्या 8 है और जुड़े हुए हैं सब, तो उन्हें क्या इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। यदि 9 है, 10 है, 5 है, 3 है तो वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी संयुक्त पुंज के साथ। यदि वो अलग अलग है तो इस तरह से ब्रैकेट के बिना लिखा जाएगा। फिर यदि एंड्रोशियम 2 ग्रुप में है तो प्रत्येक ग्रुप की संख्या अलग अलग लिखी जाएगी, उसमें से भी एक ग्रुप जुड़ा है और एक अलग है तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर पेटल्स में यदि एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, एंड्रोशियम दल लग्न है, दल से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का चिन्ह ऊपर बनाना पड़ेगा। यदि पेरियन से एंड्रोशियम जुड़ा है तो पेरियन का पी लिखा जाएगा और ये लिखकर ऐसा जुड़ा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि परिदल से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है। यदि वो गाइनोशियम से जुड़ा है तो इस तरह से उसके ऊपर चिन्ह बनाना पड़ेगा। और जायांगी उनके साथ, जायांग में यदि जायांग अनुपस्थित है पुष्प में तो G0 लिखा जाएगा। यदि जायांग में 2 भाग है या 3 है या 4 है तो जितनी भी संख्या उनको यहाँ लिखा जाएगा, यदि दोनों अलग अलग है तो। अब यदि जुड़े हुए हैं तो उस समय में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। यदि जी के नीचे लाइन खींची है तो उससे हम समझ जाएंगे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, यदि जी के ऊपर लाइन खींची है तो हम समझ जाएंगे अधोवर्ती अंडाशय। और यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसके पास में लिखा जाएगा अर्धऊर्ध्ववर्ती, उसे कहा जाएगा अर्धऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। अब मान लीजिए कोई पुष्प है जो 2, अब हम ये लेते हैं, एक पुष्प है, हम एक पुष्प का पुष्प सूत्र बना रहे हैं, ठीक है। हमने पुष्प लिया, वो ब्रैक्टिएट है तो हम क्या लिख देंगे, Br। त्रिज्या समृद्ध है तो हम क्या लिख देंगे, इस तरह का चिन्ह बना। इसको हम पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ेंगे, ब्रैक्टिएट सहपत्र है, फिर त्रिज्या समृद्ध है, फिर वो द्विलिंगी है तो इस तरह का चिन्ह बना देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पुष्प का हम अध्ययन करते जा रहे हैं, गिनेंगे उसमें कैलिक्स कितने हैं, बाह्यदल कितने हैं। बाह्यदल मान लीजिए 5 है, हम लिख देंगे 5। यदि हम दल पे जाते हैं, उनकी संख्या 5 है तो हम क्या लिख देंगे, 5, ठीक। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की संख्या मान लीजिए 10 है तो यहाँ लिख देंगे 10। हम आ जाएंगे गाइनोशियम पर। गाइनोशियम की संख्या कितनी है, गाइनोशियम की संख्या मान लीजिए 2 है और युक्त तांडवी है तो इस तरह से लिख जाएगा। अब ये बन गया एक पुष्प सूत्र, इससे आप पुष्प का वर्णन कर सकते हैं। जैसे पहला ब्रैक्टिएट सहपत्र उपस्थित, त्रिज्या समृद्ध, फिर द्विलिंगी पुष्प नर और मादा भाग दोनों है, उसमें बाह्यदलों की संख्या 5 है और पांचों बाह्यदल अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। करोला, इनकी संख्या 5 है और अलग अलग है। एंड्रोशियम, इनकी संख्या 10 है और 10 अलग अलग है। गाइनोशियम द्विअंडपी है और युक्त तांडपी है। आप इसमें यदि नीचे लाइन खींची है मतलब अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है। अब इसका अपोजिट अपन देखते हैं, EBR मीन्स सहपत्रहीन। पुष्प कैसा है, सहपत्रहीन, एक व्यास समृद्ध, नर पुष्प है, बाह्यदल जुड़े हुए हैं, दल जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम 2 भाग में है, 9 जुड़े हैं, एक अलग है। गाइनोशियम पृथकांडपी है और
अधोवर्ती है। मतलब केवल हम पुष्प सूत्र, ये 2 पुष्प सूत्र लिखे हैं, इसको देखकर हम इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो पुष्प सूत्र बहुत ही उपयोगी होता है, पुष्प का पूरा वर्णन उससे किया जा सकता है। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पुष्प चित्र किस तरह से बनाए जाते हैं। पुष्प चित्र बनाने के लिए भी बाह्यदल, दल, ब्रैक्ट, इन सब के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं और उन चिन्हों के आधार पर पुष्प चित्र बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से चिन्ह हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये चिन्ह मैं बना रही हूं, फिर इनको कैसा पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम त्रिज्या सममित, इसको हम पढ़ेंगे व्यास सममित। ये चिन्ह है, इन चिन्हों से चित्र बनाया जाता है। उसके बाद यदि ये लिखा है इस तरह का बना है, ये हम देख चुके हैं। आज चिन्ह हम देखते हैं, यदि ऐसा चिन्ह बना है पुष्प के नीचे और उसमें इस तरह की लाइनिंग है, तो इन्हें कहा जाएगा सहपत्र। क्या कहा जाएगा? सहपत्र। यदि सहपत्र है तो पुष्प चित्र में ये बनाना पड़ेगा। ठीक, यदि दल, जो बाह्य दल होते हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है पुष्प चित्र में, उसका आकार ये होता है। इसे ये बाह्य दल को इस तरह का बनाया जाता है, थोड़ा ऊपर से नुकीला बनाया जाता है। फिर दल कैसे बनाए जाते हैं? इस तरह से, ये ऊपर से प्लेन होते हैं, ये दल इस तरह से बनाए जाते हैं। ये पुष्प चिन्ह है। पहले हम जो पढ़े थे संकेत पढ़ा हमने, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्प चिन्ह। अब यदि दल के साथ में मकरंद ग्रंथि है, दल तो है और दल के साथ में मकरंद ग्रंथि है, तो मकरंद, इसको हम क्या समझ जाएंगे इस चित्र से? मकरंद ग्रंथि सहित दल। ठीक, और यदि अब आ जाते हैं पुमंग पर। यदि पुमंग एक कोष्ठी है, इस तरह से बनाया जाएगा, एक कोष्ठीय पराकोश। यदि पराकोश द्विकोष्ठी है तो बीच में इस तरह से लाइन होगी और लिखा जाएगा उसका वर्णन द्विकोष्ठीय पराकोश। ये पराकोश हो गए। अब इसके बाद में है यदि अंडक, तो अंडक किस तरह के हैं? यदि अंडा एक अंडपी है तो इस तरह से बनाया जाएगा, एक अंडपी अंडाशय। अब यदि वो द्विअंडपी है तो किस तरह से बनाया जाएगा? इस तरह से, ये द्विअंडपी अंडाशय। यदि पंचअंडपी है अंडाशय तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पर बीज लगे होंगे। पंच अंडपी अंडाशय। अब यदि अंडाशय के चारों ओर मकरंद ग्रंथि है, दो स्थितियों में मकरंद ग्रंथि होती है। यदि दल के साथ है तो इस तरह बनाया जाएगा, और यदि अंडाशय के चारों ओर मकरंद ग्रंथि है तो इस तरह से उसको बनाया जाएगा। तो इसको हम क्या समझ जाएंगे? अंडाशय के चारों ओर मकरंद ग्रंथि।
चिन्ह है इसके अलावा? यदि पुमंग जो है वो अंडाशय से जुड़े हुए हैं तो किस तरह बनाया जाएगा? यदि पुमंग अंडाशय के चारों ओर जुड़े हुए हैं तो जितनी पुमंग की संख्या होगी उतने पुमंग यहाँ पर बना दिए जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पुमंग और जायांग जुड़े हुए, तो इसे कहा जाएगा कुल जायांगी अंडाशय। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जायांग से पुमंग जुड़े हुए हैं जिनकी संख्या 12 बनाए गए। ठीक है। अब यदि पूरी तरह से उससे चिपके हुए पूरे पुमंग जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और अंडाशय को घेरे हुए हैं तो कैसा बनाया जाएगा? ये अंडाशय है और इसमें जो पूरे पुमंग है वो भी आपस में जुड़े। यहाँ पुमंग कैसे हैं? अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर पुमंग आपस में जुड़े हुए हैं। इसे क्या कहा जाएगा? पुंजायांगी युक्तांडपी। ये है पुष्प चिन्ह। अलग अलग पुष्प चिन्ह हैं जिनको देखकर हम समझ सकते हैं। इस तरह का चिन्ह बना है त्रिज्या समेत, ऐसा चिन्ह बना है पुष्प चित्र में। व्यास समेत ये बना हुआ है, सहपत्र है। अक्षीय पुष्प होगा तो ऊपर एक गोला बनाना पड़ेगा। बाह्य दल का शेप ऐसा होना चाहिए, दल का शेप ऐसा होना चाहिए। यदि दल के साथ में मकरंद ग्रंथि है तो इस तरह से मकरंद ग्रंथि जुड़ी होगी। एक कोष्ठी परागकोश इस तरह से बनाया जाएगा, द्विकोष्ठी परागकोश इस तरह से बनाया जाएगा। यदि पुमंग बहुत सारे हैं और पुमंग भी आपस में जुड़े हैं और अंडाशय से भी जुड़े हैं तो इस तरह बनाना पड़ेगा। यदि एक अंडपी अंडाशय है इस तरह से बनेगा, द्विअंडपी अंडाशय इस तरह से बनेगा, पंचअंडपी अंडाशय इस तरह से बनेगा। यदि त्रिअंडपी होगा तो 3 भाग बनाने पड़ेंगे, चतुर्थअंडपी होगा तो अंदर 4 भाग, और ये बीजांडपी यदि भित्ति से जुड़े होंगे तो भित्ति के पास बनाने पड़ेंगे, अक्ष से जुड़े होंगे तो अक्ष के पास। अंडाशय के चारों ओर यदि मकरंद ग्रंथि है तो इस तरह से चिन्ह बनेगा उसका। और यदि पुमंग अलग अलग है किंतु जायांग से जुड़े हैं तो इस तरह का चिन्ह बनेगा। ठीक है। ये संकेत है, चिन्ह है जिनसे पुष्प चित्र बनाया जाता है। अब हम लोग एक पुष्प चित्र बनाकर देखते हैं। हमने पुष्प का अध्ययन किया जो कि त्रिज्या समेत है और अक्षीय है, तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये बनेगा त्रिज्या समेत, और सहपत्री है तो यहाँ पर बनेगा सहपत्र। ठीक है, ये पहले बनाना है हमें। अब उस पुष्प में 5 बाह्यदल हैं और कोर स्पर्शी है तो कैसे बनाना पड़ेगा? ये अक्ष जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये पहला जो हम बाह्यदल बनाएंगे ये एक बाह्यदल, 2 बाह्यदल, कोर स्पर्शी है, व्यावर्तित नहीं है। फिर 3 बाह्यदल, 4 बाह्यदल और ये 5 बाह्यदल। कोर स्पर्शी यदि है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, यदि व्यावर्तित है तो एक को अंदर और एक को बाहर बनाएंगे। अब इसमें 5 बाह्यदल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो बाह्यदल है इसी के समानांतर है या किनारे पर है। यदि समानांतर है तो यहाँ बनाना पड़ेगा 5 बाह्यदल, 1, फिर ये 2, 3,
4 और ये 5 और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से इनको जोड़ना पड़ेगा। ये आपस में जुड़े हुए। अब इसमें जो पुंकेसरों की संख्या है वो 5 है और वो 5 पुंकेसर दल से जुड़े हुए हैं। तो हमें, और वो जो पुंकेसर है वो एकांतर ना होकर दल लग्न है, दल के सेंटर में जुड़े हैं। तो इस तरह से हमें ये पुंकेसर बनाना पड़ेगा। जो अंडाशय है वो भी पंचअंडवी है। तो और परिवृत्तीय बीजांडाश है, वृत्तीय बीजांडाश है। तो 1 2 3 4 5। अब इस चित्र को देखकर हम क्या क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं पुष्प त्रिज्या समित है और द्विलिंग है, अंडपी है और जायांगी है, द्विअंडपी है। इसमें सहपत्र उपस्थित है। इसमें जो बाह्यदल है उनमें कोर स्पर्शी दल विन्यास पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। दल 5 है, आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें जो पुंकेसर है उनकी संख्या 5 है, जो कि दल लग्न है, दल से जुड़े हुए हैं और दल के साथ एकांतर क्रम में न होकर दल के सम्मुख है। इसमें जो अंडाशय है ये पंचअंडवी है और इसमें वृत्तीय बीजांडाश पाया जाता है। इस तरह हम पुष्प चित्र को देखकर हम पुष्प के बारे में वर्णन कर सकते हैं। अब यदि कोई चित्र इस तरह से बना हुआ है, ये इसका मीनिंग होगा पुष्प एक व्यास सममित है। ये नहीं बना है मतलब सहपत्र उपस्थित नहीं है। दलों की संख्या मान लीजिए 4 है, बाह्यदल की संख्या 4 है। तो एक बाह्यदल और बाह्यदल आपस में जुड़े हुए, तो 2 बाह्यदल, 3 बाह्यदल आपस में जुड़े और ये 4 बाह्यदल और ये सब आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। दलों की संख्या मान लो 2 चक्र में है और दल 8 है, तो किस क्रम में है वो? इनके सम्मुख है या इनके एकांतर में? तो बाहर वाला जो चक्र है वो इनके सम्मुख है, एकांतर में है। और जो अंदर वाला जो चक्र है वो इनके एकांतर में। ये हो गए 4 और इसके सम्मुख में अंदर वाला चक्र है, ये 2 3 और ये 4। दल अलग अलग है, 2 घेरे में है। जो बाहर वाला चक्र है वो बाह्य दल से एकांतर क्रम में है, अंदर वाला सम्मुख है। ठीक है। अब इसके बाद में जो इसमें पुमंग है उनकी संख्या भी 8 है और सब एक चक्र में है, तो और दल से जुड़े हुए नहीं है। तो 3 4 5 6 7 8। अब इसमें भी जो पुमंग है उनका जो पराग कोश है वो द्विकोष्ठी है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? लाइन बनानी पड़ेगी। यदि ऐसे है मतलब एक कोष्ठी है, लेकिन ऐसे है मतलब द्विकोष्ठी है। अब इसका जो अंडाशय है उसमें परिवृत्तीय बीजांडाश पाया जाता है। तो परिवृत्तीय बीजांडाश का मतलब है कि ये बहुत सारे भागों में बटा होगा और इसमें बहुत सारे बीजांड पाए जाएंगे। मतलब हम पुष्प चित्र देखकर बता सकते हैं कि पुष्प चित्र के देखकर बता सकते हैं उसमें बाह्यदल कितने हैं, दल कितने हैं, वो जुड़े हैं, अलग अलग हैं, किस तरह के हैं, पुमंग कैसे, एक कोष्ठी है, द्विकोष्ठी है, सम्मुख है, एकांतर है, किस तरह से है, पुष्प चित्र को देखकर बताया जा सकता है। तो पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इनसे कैसे पुष्प का अध्ययन किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।